दुर्गापुर गांव में रहे सुभद्रा और रानी नाम के दो सास बहू उनके गांव के दुर्गा माता मंदिर के पास एक समोसा दुकान रख के समोसा बेच के जीने लगे। उनके दुकान से थोड़ी दूर में मनीष नाम के एक व्यक्ति को भी समोसा दुकान है। इन दोनों में से मनीष के दुकान को ही ज्यादा लोग जाते थे। एक दिन रानी हाथ में मक्खियाँ मारने की लकड़ी पकड़ के दुकान में बैठ के आराम से सोने लगी। उस समय सुभद्रा वहाँ आने लगी। वो बहू को देखकर ऐसे कहती है, अरे हो रानी, समोसों के ऊपर मक्खियाँ बैठे रे, तू तो आराम से सोने लगी। ऐसे सुभद्रा आकर चिल्लाने पर रानी एकदम से नींद से उठ के उसके हाथ में रही लकड़ी को हिलाते हुए, हाँ सासू माँ, अब आके कितना देर हुआ? मेरे बारे में छोड़ना, समोसा खाने कोई आए क्या? हाँ आए, एक कौवा आया, 5 चींटी आए और मक्खियाँ तो बोल ही नहीं सकते, अनगिनत आए सासू माँ। तेरा सर रे, मैं कस्टमर्स के बारे में पूछ रही हूँ। कस्टमर सा एक भी नहीं आए सासू माँ। ये क्या रे, स्वादिष्ट समोसे बनाने पर भी एक भी नहीं बिक रही। उदास मत होइए सासू माँ, बड़े कहते हैं हर एक का समय आना है, पर आपके विषय में तो टाइम मशीन से भी कोई लाभ नहीं रहेगा। ऐसे रानी जोक करने पर सुभद्रा भी हंसती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन दुर्गा माता का दर्शन करने एक बूढ़ी पैदल जाते हुए सुभद्रा का गांव पहुंचकर ऐसे सोचने लगी, सुबह से पैदल चल के मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पास में कोई मंदिर रहने से वहाँ जाकर प्रसाद खा के पेट भर लूंगी। ऐसे सोचकर दादी मंदिर को ढूंढने पर उसे एक देवी माता का मंदिर दिखाई देता है, पर उस मंदिर के दरवाजे बंद रहने पर वो निराशा से ऐसे प्रार्थना करने लगी, माता अन्नपूर्णा देवी इस बूढ़ी की भूख मिटाएगी सोच के आशा से तेरे दरमियान आई, पर तेरे दरवाजे तो बंद हैं। तुझे प्रणाम करके इस रात के समय भिक्षा मांगने जा रही हूँ। मुझे थोड़ा खाना दिला माता, आशीर्वाद दो। ऐसे दादी प्रार्थना करके रात के समय भिक्षा मांगने जाती है। तब एक भी व्यापारी दादी को खाना नहीं देते। दादी हर एक दुकान के पास जाती है। आखिर में मनीष के दुकान के पास जाकर खाने को कुछ है तो दान करो करके पूछती है। तब वो मनीष घमंड से ऐसे जवाब देता है, ओ बूढ़ी, जा यहाँ से। तुझे भोजन दान करने के लिए ये कोई सराय नहीं है, ये समोसों का दुकान है। ऊपर से इस समय बहुत सारे गिराक भी आएंगे। पहले तू मेरे दुकान से दूर जा। ऐसे मनीष दादी को शपथ लगा के वहाँ से चले जाने को कहता है। तब दादी निराशा से थोड़ी दूर जाने के बाद वो बेहोश होके सुभद्रा के दुकान के सामने गिर जाती है। उसे देख के सुभद्रा जल्दी से बूढ़ी के पास जाती है। तब वो बूढ़ी आंखें बंद करके ऐसे कहने लगी, माता भूख लगी है, अन्नपूर्णा माता बहुत भूख लगी है। ऐसे दादी भूख लगी है कहने पर सुभद्रा उसकी बहू को जल्दी से बुलाती है। अरे हो रानी, जल्दी से पानी और एक प्लेट में समोसे रख के इधर लाना, जल्दी आना रे। ऐसे सास कहने पर बहू लेके आती है। तब सुभद्रा पहले थोड़ा पानी बूढ़ी के मुंह पर छिड़क के उसे खाने के लिए समोसे देती है। तब वो बूढ़ी समोसे खाकर सुभद्रा को ऐसे आशीर्वाद देती है, अन्नदाता सुखी भव, देवी माता की दया हमेशा रहेगी। ऐसे दादी सुभद्रा को आशीर्वाद देके गांव से चली जाती है। अगले दिन सुबह घर पर हर रोज की तरह समोसे बनाने के लिए रानी उसके घर के पिछवाड़े में रहे चूल्हे के पास जाती है। तब रानी को गरम गरम समोसों की खुशबू आती रहती है। तब रानी ने, ये क्या, चूल्हा भी नहीं जलाए और समोसों की खुशबू आने लगी? ऐसे सोच के पिछवाड़े में रहे पौधों की तरफ देखने पर पौधों के डालों को समोसे दिखाई देते हैं। उसके साथ उन्हीं से समोसों की खुशबू आने लगी। वो सब देख के रानी आश्चर्य होकर ये अजीब हादसा सास को दिखाने के लिए उसे घर से बाहर ले आती है। तब सुभद्रा पौधों को उगे समोसे सच है या नहीं देखने एक समोसा तोड़ के स्वाद देखती है। स्वाद देखने के बाद सुभद्रा ऐसे कहने लगी,
आहा, रानी, हमारे घर में उगे ये माया समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं रे। ऐसे सुभद्रा रानी से कहते समय उन पौधों के पास एक देवी माता प्रत्यक्ष होती है। सुभद्रा, कल तुमने मेरी बूढ़ी भक्त की भूख मिटाई, इसीलिए मैं तेरे पिछवाड़े में माया समोसे उगाई। आगे से तेरे व्यापार में तुझे निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जब चाहे तब जितने चाहे उतने समोसे तोड़ सकती हो, पर इन पौधों को हर रोज सुबह सिंदूर का पानी और शाम को हल्दी का पानी डालना है। याद रखो सुभद्रा, आगे से तुम्हारा समोसा व्यापार सोने के व्यापार जैसे मुनाफे लाएगी। तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे सुभद्रा। ऐसे कह के देवी माता गायब हो जाती है। तब से रानी और सुभद्रा उन पौधों को जैसे देवी माता बोली वैसे ही सिंदूर का जल और हल्दी का जल डाल के उन पौधों को उगे गरम गरम माया समोसों को दुकान में बेचने लगे। उस दिन से देवी माता प्रदान किए माया समोसों का स्वाद गांव वालों को पसंद आके मनीष के दुकान के पास जाना ही बंद कर दिए। सुभद्रा का समोसा व्यापार अच्छे से चलने पर मनीष चुपके से सुभद्रा के पीछे फॉलो होके दीवार के पीछे छुपके माया समोसों के पौधे देखता है। तब मनीष ऐसे सोचने लगा, हो, तो ये सास बहू के समोसों के पीछे ये कारण है। ऐसे सोच के एक दिन रात को सुभद्रा और रानी सो जाने के बाद उन्हें बिना बताए ही मनीष उनके पिछवाड़े में चुपके से जाकर एक फावड़ा की मदद से 2 पौधे निकाल के उसके बगीचे में लगाता है। मनीष वो पौधे लगाने के बाद उन्हें नॉर्मल पानी डालता है। तब उन्हें भी समोसे उगते हैं। मनीष को मुफ्त में समोसे मिलने पर खुशी से उन्हें उनके दुकान में बेचने लगा। मनीष के दुकान में समोसे खाकर कस्टमर्स को उल्टियाँ हो जाते हैं। तब एक कस्टमर को शक होके उस समोसों में क्या है जांच करने तोड़ के देखता है। तब उसमें कीड़े मकोड़े रही सब्जी रहती है। उसे देख के कस्टमर शॉक होके सबसे ऐसे चिल्ला के कहने लगा, गाँव वासियों, ये समोसे नहीं सरासर धोखा है। इधर कोई भी मत खाओ क्योंकि इन समोसों के अंदर कीड़े मकोड़े हैं। ऐसे चिल्ला के कहने पर गांव वाले मनीष को बहुत मारते हैं। उस दिन से समोसे खाने सुभद्रा के दुकान को ही आने लगे। इस तरह मनीष वो माया समोसों के पौधे चुराने पर भी उसे पानी डालने की प्रक्रिया मालूम नहीं रहने पर वो गांव वालों से मार खाता है। तब से सुभद्रा और रानी उनके समोसा व्यापार में बहुत पैसे कमाते हैं। रामापुर गांव में रहे सुभद्रा को 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू का नाम कविता और छोटी बहू का नाम शिरीषा है। दोनों देवरानियां हर एक विषय में मैं महान हूँ और मैं महान हूँ कह के झगड़ते थे। ऐसे हर समय झगड़ते देवरानियों के बीच बेचारी सुभद्रा समझौता करने आने पर उसे बहुत चोट लगते थे। एक दिन घर के प्रांगण में सुभद्रा उदास से बिस्तर पर बैठ के सोचने लगी। तब उधर से गुजर रही पंकजम सुभद्रा को देखकर वहाँ रुक के ऐसे कहने लगी, सुभद्रा भाभी, क्या बात है, चाय नाश्ता हुआ क्या? ऐसे पंकजम पूछने पर भी सुभद्रा ऐसे ही उदास से बैठी रहती है। हो भाभी, क्या हुआ? ऐसे पत्थर की तरह क्यों बैठी हो? कहीं तू बहरी हो गई क्या? मैं बहरी नहीं हुई, तू ही अंधी है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? और क्या कहूँ, मैं तो इधर उदास होकर बैठी हूँ। तो एक अच्छे दोस्त के नाते क्या हुआ करके पूछना है, लेकिन तू तो चाय नाश्ते के बारे में पूछ रही हो। वो बात नहीं है सुभद्रा, तुझे तो 2 बहुएं हैं ना, ऊपर से तेरी बहुएं तुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज तेरी बहुएं तेरे लिए कौन सा वैरायटी बनाए? हाँ, मेरी किस्मत में उनके हाथ से बनाए टिफिन खाने का भाग्य नहीं है। असल में क्या हुआ, सीधा सीधा बोलो सुभद्रा भाभी। वो क्या है ना, मैं हर रोज की तरह ब्रश करके टिफिन के लिए यहीं बैठ के राह देखती रहती हूँ। तब क्या हुआ ना, वो क्या हुआ ना, वो क्या हुआ ना? सासू माँ, मैं आपकी मनपसंद पूरी बना के लाई हूँ, खाइए ना।
ऐसे कह के कविता पूरियों के प्लेट को सुभद्रा को देती है। तब सुभद्रा उनको चख के आहा, ये तो बहुत नरम है रे। 10-11 खाने पर भी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे सुभद्रा आराम से खाते समय वहाँ शिरीषा आके ऐसे कहने लगी, सासू माँ, ये सभी पूरियाँ खा के आप पेट मत भरिए, पेट में ये इडली के लिए भी थोड़ा जगह रखिए। अरे शिरीषा, मैं नाश्ते का इंतजार ही कर रही थी। दीदी कल रात को ही आटे को गूंद के अभी ये पूरियाँ बना के लाई, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं, अभी के अभी फ्रेशली पीस के बना के लाई सासू माँ। देखो शिरीषा, मुंह में आई बातें मत बको। क्या तुमने देखा है ये कल रात का आटा है या आज सुबह का आटा है? मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पर बता सकती हूँ, तेरे जैसे फ्रिज रहे लोग ऐसे ही करते हैं ना। बहुत देर से मैं भी देख रही हूँ, फ्रेश फ्रेश कह के बहुत डब्बे मारने लगी। मैं भी तुझे देखी, पीसते समय तेरा पसीना पूरा उसी में गिरा, मुझे मालूम नहीं क्या। ऐसे कविता और शिरीषा एक दूसरे के बारे में सच कहने पर सुभद्रा को दोनों के बनाए टिफिन खाने की इच्छा नहीं होती। तब वो खाना छोड़ के बिस्तर से उठ के ऐसे कहने लगी, अरे अरे बंद करो रे, हर समय किसी ना किसी बात पर झगड़ते रहते हो। मेरे बनाए पूरी अच्छा है कि नहीं? कल रात को बुने आटा से अभी पूरी बनाने से क्या खराबी है? ये इडली में उसका पसीना गिरा है और ये खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी ना। मेरे बनाए इडली खाने से सेहत खराब नहीं होगी, तेरे बनाए पूरी खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ के हार्ट अटैक आएगा। ऐसे शिरीषा और कविता सास को नाश्ता नहीं करने देते और एक दूसरे को शपथ लगाने लगे। तब सास शिरीषा के पास जाके उसे रोकने की कोशिश करने लगी। तब कविता शिरीषा के बनाए इडली हाथ में लेके ऐसे कहने लगी, तो ये हेल्दी इडली तू ही खाना। ऐसे कह के शिरीषा के मुंह पर फेंकती है। तब शिरीषा बाजू हटने पर इडली आके सुभद्रा के मुंह पर लगती है। अरे, मेरे इडली मेरे मुंह पर मारती हो? ये ले तेरा ऑयल पूरी, बाल को लगाने से बाल बहुत बढ़ेंगे। ऐसे कह के कविता के बनाए पूरियां फेंकती है। तब कविता मुंह को प्लेट से रोकती है, उससे वो पूरियां आके सास के सर पर गिरते हैं। इस तरह दोनों देवरानियां बहुत झगड़ के आखिर में सुभद्रा को नाश्ता नहीं करने देते और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तब सुभद्रा कुछ नहीं कर पाती और पानी से मुंह धोकर बाहर आकर बैठती है। ऐसे हुआ रे पंकजम। ओहो, ऐसे झगड़ते हैं क्या तेरी बहुएं? वो बहुएं नहीं है भाभी, लोमड़ियां हैं। ऐसे पंकजम शपथ लगाते समय कविता उनके पास आकर ऐसे कहने लगी, पंकजम जी, कितनी देर हुई आपको आके? शायद आप कुछ कह रहे हो, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। और कुछ नहीं कविता, तुम्हारी सास बैठी पलंग बहुत अच्छा है, कहाँ से लाई करके पूछ रही हूँ। तब तेरी सास ने मेरी बड़ी बहू मायके से लाई करके बोल रही है। पर मुझे तो कुछ लोमड़ी जैसे सुनाई दिया। अच्छा, लोमड़ी नहीं कविता, पलंग बहुत अच्छा है करके बात कर रहे हैं। देखिए पंकजम जी, मेरे मायके वालों की मैं तारीफ नहीं करूंगी, पर वो मुझे ऐसे अच्छे अच्छे चीज ही देते हैं। ऐसे कविता उसके मायके वालों की तारीफ करते समय वहाँ शिरीषा आके ऐसे कहने लगी, बेचारे, इतनी अच्छी पलंग को नवार डाले बिना ही भेज दिए। ये क्या कह रही हो शिरीषा? नवार डाले बिना ही कविता पलंग लाई? हाँ पंकजम जी, मैं अपने गांव से नवार लाके ये पलंग को डाले, इसीलिए इतने सालों से इतना अच्छा है। तेरे गांव में नवार अच्छे रहते हैं ना? तो क्या तेरे नवार के वजह से ही मेरा पलंग अच्छा है? और नहीं तो क्या, मेरे घर से लाए नवार के वजह से ही सास जैसी मोटी औरत बैठने पर भी इतने साल काम आया। ऐसे फिर से देवरानियां झगड़ना शुरू करके एक के ऊपर एक गुस्से से उस पलंग को तोड़ के उनके घर ले जाते हैं। तब सुभद्रा पंकजम से ऐसे कहने लगी, क्या रे पंकजम, अभी तक मुझे नाश्ता ही नहीं था, पर तुम्हारी वजह से मुझे अभी बैठने के लिए पलंग भी नहीं है। कौन तुझे बुला के यहाँ बात करने को बोले रे? तुझे 2 छांटे मारने से बहुत अच्छा था।
ऐसे कह के सुभद्रा गुस्से से पंकजम को लकड़ी से मारने जाने लगी।